हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर जियोमेट्रिक्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस जितने भी तीन लेक्चर थे उसमें हमने कवर किए थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ होता है, तो क्या कौन से फेनोमेनन्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो हमने उसके अंदर देखा, एक तो रिफ्रैक्शन देखा, उसके बाद हमने स्कैटरिंग देखा, उसके टाइप्स देखे, और तीसरा हमने जो पढ़ा था वो एब्जॉर्प्शन पढ़ा था। अभी जो ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में, वो है रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे दो पॉइंट्स है, एक रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसमिशन। ये है हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो मान लीजिए, पहले ही पता है आपको कि सन जो है एनर्जी सोर्स है, और उससे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में निकलती हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट तक पहुँचती हैं वो एटमॉस्फेरिक विंडो से पास करते हुए पहुंचती हैं, और उसके बाद फिर वापस हमारे पास रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारे पास सेंसर तक पहुंचती हैं। तो जो इंटरेक्शन हो रहा है रेडिएशंस का ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, मींस इससे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं और फिर वापस हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होकर सेंसर तक पहुंचती हैं। या फिर हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक ना होकर ये हमारे पास ट्रांसमिट हो सकती हैं, आर पार हो सकती हैं। जैसे वाटर हो गया, वाटर जो हमारे पास बहुत सारी वेवलेंथ रेंज को हमारे पास ट्रांसमिशन कर देता है, मीन्स उससे सारी रेडिएशन पार हो जाती हैं और रिफ्लेक्शन बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो हमारे पास जो वाटर का कलर है वो कलरलेस होता है एक तरीके से, तो वो ट्रांसमिशन होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सबसे पहले अभी पढ़ रहे हैं हम रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ मीडियम दैट ए एटमॉस्फेयर एनकाउंटर्स ए सरफेस लीडिंग टू ए सेकंड मीडियम अर्थ सरफेस, part of the incident light is returned to the first medium from which it came. This phenomenon is called reflection. In other words, reflection is the phenomenon in which the incident radiation is returned back to the same medium due to discontinuity of electromagnetic characteristics at the interface of two media. तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो एनर्जी सोर्स से लेके ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है, तो पहले तो एटमॉस्फेयर से पार करता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट से के पास पहुंचता है। तो कुछ जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, डस्ट होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो जाता है। और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो वहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन है क्या, एक तरीके से कि ये इंसिडेंट रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी सोर्स से आ रही है ऑब्जेक्ट के पास, वो इंसिडेंट रेडिएशन है हमारे पास। तो इंसिडेंट रेडिएशन जो है हमारे पास, पहले एटमॉस्फेयर जो है एक मीडियम है, तो हमारे पास एक एटमॉस्फेयर से पास होते हुए, मीन्स हम क्या कहेंगे इसको, ऑब्जेक्ट से पहले कौन से मीडियम में थी, ये एटमॉस्फेयर के मीडियम में थी। तो जिस मीडियम से हमारे पास ऑब्जेक्ट में आई, उसी से वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी सेम मीडियम में जाए, तो वो क्या है, एक तरीके से रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो वही कहने का मतलब है कि इट इज़ द फेनोमेनन इन विच द इंसिडेंट रेडिएशन इज रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। जो एटमॉस्फेयर से आया वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो जब ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वापस उसी सेम मीडियम में जाती है। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड एज इट स्ट्राइक्स ए सरफेस शोन इन द फिगर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन इज इम्पोर्टेंट सिंस अबाउट ए थर्ड ऑफ एनर्जी द सन इज रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेंसर के द्वारा डिटेक्ट होती है वो जनरली रिफ्लेक्शन के द्वारा ही होती है। दो चीज़ें हो सकती है हमारे पास ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ट्री है, ये एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास सेंसर है। अब ये सेंसर क्या है, कैसे बताएगा कि ये ट्री है या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये तभी होगा जो रेडिएशन इसके ऊपर फॉल हो रही है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वापस सेंसर के पास पहुँच रही हैं। तो कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ हमारे पास उसके पास पहुंच रही है क्या हमारे पास, ये रिफ्लेक्शन है एक्चुअली। तो रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी अगर जाननी है तो रिफ्लेक्शन फेनोमेनन को जानना ज़रूरी है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंसिटी पहुंचती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ सेंसर डिटेक्ट करता है, उसके बेस पे हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम बता पाते हैं, उसी को हम रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन पढ़ना ज़रूरी है। और कुछ क्या है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि 300 मीन्स 0 केल्विन से, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा अगर इसका टेम्परेचर है, -273 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये रेडिएशंस को एमिशन भी करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। तो
तो कुछ एमिशंस वाली रेडिएशंस होती हैं और मोस्टली जो होती हैं वो हमारे पास रिफ्लेक्शन वाली रेडिएशन जो सेंसर तक पहुंचती हैं, उसी के बेस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जानी जाती है, उसी को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन हमने 11th-12th में क्लास में भी पढ़ा होगा और ये देखा भी है प्रैक्टिकल करके। तो रिफ्लेक्शन में परछाई दिखती है जो हमारे पास। एन इलस्ट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यू कैन सी इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ द लेटर्स। हमने रिफ्लेक्शन की जो मिरर के अंदर क्या है उसके उल्टी इमेज देख पा रहे हैं, आर का देख रहे हैं, ई का देख रहे हैं, एफ का, तो जितने भी वर्ड्स हैं उनकी यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज मिल रही है हमारे पास, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ये ग्लास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो देखोगे आप उसकी परछाई दिख रही है, ये रिफ्लेक्शन है हमारे पास। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितना इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट एंगल होता है, सॉरी, जो इंसिडेंट रेडिएशन मिली, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई एनर्जी सोर्स से रेडिएशंस आ रही हैं, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती हैं और फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है। ये हम अब कोई परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं सरफेस से, ये वाले सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, तो उससे जितने एंगल पर ये फॉल होंगी उतने एंगल पर हमारे पास ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी, अगर ये मान लीजिए यहाँ से होती तो फिर ये उतना ही एंगल बनाती, यहाँ से होती इतना ही एंगल बनाती। कहने का मतलब है अगर ये यहाँ से होती तो यहाँ से, तो ये जो हमारे पास एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। Let us recall the law of reflection here. As you know, the first law of reflection states that if the reflecting surface is very smooth, कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत स्मूथ है, the reflection of light that occurs is specular or regular reflection. The law of reflection are given below. The incident ray, the reflected ray, and normal to the reflection surface at the point of incidence lie in the same plane. This plane is called the plane of incidence. तो अगर हम 2D की बात करें, मीन्स हमारे पास ये जो रे है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, तीनों क्या सेम प्लेन पर है हमारे पास। मीन्स हमारे पास जिस डायरेक्शन से ये आ रहा है उसी डायरेक्शन में, उसी प्लेन में हमारे पास ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, और ये नॉर्मल अगर हम उसी प्लेन में लेते हैं। तो ये पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा क्या है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स टू द same normal is equal to the angle of incidence, the angle which the incident ray makes with the normal. तो हमारे पास सेम एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास। तो ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। The ability of a medium is to reflect energy is measured as reflectance, and it is defined as the ratio between reflected radiation and incident radiation. अब जैसे यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी आई है वो आई है रिफ्लेक्टेंस। हमने इससे पहले अगर देखा जाए तो एब्जॉर्प्टेंस भी सेम होता है हमारे पास। उसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन की जो रेडिएशन होती है डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन होती है। यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो है हमारे पास रिफ्लेक्टेंस, कि रिफ्लेक्टेंस रेडिएशन जो जितनी रेडिएशन या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरी उसकी इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई हमारे पास ये इंसिडेंट रेडिएशन है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है। तो जितना रिफ्लेक्टेड रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है डिवाइडेड बाई इंसिडेंट रेडिएशन, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेंस कहलाता है। इसी बेसिस पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेंसर डिटेक्ट करता है कि उसके पास कितनी इंटेंसिटी जो है हमारे पर उस ऑब्जेक्ट से पहुंची है। अगर कोई ट्री होगा या फिर कोई फुटबॉल होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो अर्थ से हमारे पास सेंसर डिटेक्ट कर रहा है, वो उसी रिफ्लेक्टेंस रेडिएशन या फिर उससे जितनी एमिशन निकली, एमिटेड रेडिएशन है, उन सबको मिला के जितनी इंसिडेंट रेडिएशन से रिफ्लेक्टेंस होके मीन दो चीज़ें हो गई हमारे पास। एक तो सेंसर से हमारे पास, सेंसर के पास कितनी रेडिएशंस पहुंची, चाहे कैसे भी पहुंचे, चाहे एमिशन से पहुंचे हैं, चाहे हमारे पास रिफ्लेक्टेंस से पहुंचे हैं, चाहे हमारे पास स्कैटरिंग से पहुंचे, कैसे भी पहुंचे वो सेंसर को नहीं पता। उसके पास है कि हमारे पास रेडिएशन पहुंच रही है, लेकिन हम जो यहाँ पर टर्म पढ़ रहे हैं वो रिफ्लेक्टेंस पढ़ रहे हैं, उसका एक सब पार्ट पढ़ रहे हैं कि रिफ्लेक्टेंस रेडिएशन जो होती है उससे कितनी रेडिएशन की इंटेंसिटी हमारे पास रिफ्लेक्टेंस रेडिएशन में है जो कि
टोटल उसके ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन फॉल हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एक तरीके से क्या कहलाता है हमारे पास, रिफ्लेक्टेंस कहलाता है। रिफ्लेक्टेंस इज द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द इंसिडेंट एनर्जी, हेंस इज ए मेजर ऑफ हाउ मच रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड ऑफ ए सरफेस। तो कितनी एनर्जी हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो रही है किसी भी सरफेस या ऑब्जेक्ट से, वो उसका रिफ्लेक्टेंस कहलाता है। तो इंसिडेंट रेडिएशन सबसे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब क्योंकि बहुत सारे फेनोमेनन हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसमिशन भी कर सकता है, रिफ्लेक्टेंस भी कर सकता है, और हमारे पास रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या मेन देख रहे हैं कि कितनी एनर्जी वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, उसी बेस पे हमारे पास रिफ्लेक्टेंस हो गया। तो इसकी वैल्यू की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 है इसका मतलब वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, 1 का मतलब वो 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास, अगर आप किसी आइस का एग्जाम्पल लोगे तो उससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती है हमारे पास, और कोई भी ब्लैक ऑब्जेक्ट है वो एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट को कम करता है। तो इसकी जो वैल्यू लाई करती है रिफ्लेक्टेंस की, वो 0 से 1 के बीच में लाई जाती है हमारे पास। अब स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, जहाँ पे स्पेक्ट्रल वर्ड आ जाए, मैंने आपको पहले बताया स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होता है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस आएगा, तो जहाँ पे स्पेक्ट्रल वर्ड आ जाए तो वहाँ पे हमारे पास क्या देखना है, वेवलेंथ को देखना है। मतलब वहाँ पे वेवलेंथ रेंज के बारे में बात करेगा वो। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द इंसिडेंट एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। हम किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ रेंज के अंदर बात करें कि वो, मान लीजिए हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, विजुअल स्पेक्ट्रम की जो बात करते हैं वो है हमारे पास 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर। इस रेंज ऑफ वेवलेंथ में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अगर हम देखेंगे किसी ट्री को देखेंगे, उसके केस में क्या हमारे पास ग्रेन जो एनर्जी होती है वो इसके अंदर लाई करती है, वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक होती है। कोई सॉइल हो गई हमारे पास, वो हमारे पास रेड कलर की दिखती है, तो वो रेड ऑरेंज को हमारे पास ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस हो रहा है वो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस से पता चलता है हमारे पास, क्योंकि वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम। वेरियस मटेरियल्स ऑफ द अर्थ सरफेस हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। इसका हम डायग्राम भी देखेंगे और इसका एक हम चैप्टर भी पढ़ेंगे पूरा, और उस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं अभी पूरा बेसिक आपको क्लियर कर दूंगा कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व क्या होता है। बेसिक टर्म तो आप समझ गए, रिफ्लेक्टेंस हमने पहले समझा, उसके बाद हमने स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस समझा। अब उसके बाद हमारे पास जो भी डायग्राम आएगा अभी, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व क्या होता है हमारे पास। अब जैसे पता है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, जैसे वाटर होता है, या फिर हमारे पास ट्रीज होते हैं, सॉइल होती है, रॉक्स होते हैं। तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके। इसके लिए एक अलग चैप्टर भी है। जो इसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर और टोन इन ए फोटोग्राफी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो मैं बार बार कहता हूँ कि सेंसर डिटेक्ट करता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, फिर उससे हमारे पास आउटपुट निकलता है, वो क्या है, एक इमेज निकलती है, फिर उससे हम एनालिसिस करते हैं। तो वही चीज़ है कि उस इमेज के अंदर कलर और टोन किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस क्या चीज़ है हमारे पास, कितना है उसका। तो उसी बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। अब स्पेक्ट्रल है तो किसी रेंज ऑफ वेवलेंथ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, किसी रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी करते हैं, और कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ को वही सेम ऑब्जेक्ट हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं हमारे पास। तो वो डिफरेंट है, अभी आगे समझ आ जाएगा जब हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व पढ़ेंगे। ट्रीज अपीयर ग्रीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोर ऑफ द ग्रीन वेवलेंथ, ये मैंने आपको बताया अभी। द वैल्यूज ऑफ द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एवरेज ओवर डिफरेंट वेल डिफाइंड वेवलेंथ इंटरवल्स। वेवलेंथ इंटरवल जैसे विजुअल स्पेक्ट्रम ले लिया, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ले लिया। तो जब हम वेवलेंथ बैंड्स लेते हैं हमारे पास, और उसी वेवलेंथ बैंड के बेसिस पे हमारे पास सेंसर्स लगाए जाते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उन्हीं को वो डिटेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जान सकते हैं। तो वही रिमोट सेंसिंग का पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कंप्राइज द स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और फीचर्स बाय विच दे कैन डिस्टिंग्विश टू ऑब्टेन द नेसेसरी ग्राउंड ट्रूथ फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी। मल्टी स्पेक्ट्रल मीन्स डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करके कितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, कितनी रिफ्लेक्ट बैक होकर सेंसर तक पहुंच रही है हमारे पास। या फिर मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ट्री है और हमारे पास वाटर है,
वाटर है हमारे पास। तो अब जो ग्रीन वेवलेंथ है, विजिबल स्पेक्ट्रम है हमारे पास, वो इसके ऊपर फॉल होगा। एनर्जी सोर्स मान लीजिए सन है, और यहाँ हमारे पूरा क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि ट्री है और ये हमारे पास कोई वाटर सरफेस है, ठीक है। अब ये हमारे पास सन है, सन से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो रेंज ऑफ वेवलेंथ लेते हैं। एक हमारे पास ग्रीन बैंड का लेते हैं, ग्रीन बैंड होती है हमारे पास 0.4 से 0.7 विजिबल स्पेक्ट्रम में आएगी, और एक इंफ्रारेड वेवलेंथ बैंड लेते हैं, और ये हमारे पास कोई सेंसर मान लीजिए। तो क्या होगा, इससे एनर्जी गिरेगी, दोनों बैंड की गिरेंगी, ग्रीन की भी गिरेगी क्योंकि हमारे पास एनर्जी सोर्स है, सन है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक विंडो से जो पास हो जाएंगी वही हमारे पास ऑब्जेक्ट तक पहुंचेंगी। तो इससे दो बैंड पहुंचे हमारे पास, एक ग्रीन और इंफ्रारेड। तो वो हमारे पास ट्री से रिफ्लेक्ट बैक होकर सेंसर तक पहुँचे। इसमें देखा जाएगा कि इंफ्रारेड बैंड का जो होता है वो बहुत कम पहुँचेगा, लेकिन ये बहुत कम पहुँचेगा, लेकिन जो ग्रीन बैंड का होगा वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक होकर सेंसर तक पहुँचेगा। अब सेम केस अगर हम इसमें मान लेते हैं कि एक ग्रीन बैंड पहुँचा और एक हमारे पास इंफ्रारेड वाटर सरफेस पे पहुँचा, तो वाटर सरफेस में हमारे पास ग्रीन बैंड क्या है, हमारे पास ट्रांसमिशन हो जाएगा। ये जो ग्रीन बैंड है वो ट्रांसमिशन हो जाएगा, और ये हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब ये ऑब्जर्व हो गया यहाँ पे नहीं पहुँचा, तो ये ब्लैक कलर का दिखता है हमारे पास। इंफ्रारेड बैंड में ब्लैक कलर का दिखेगा वाटर, और हमारे पास ये जो ट्रांसमिशन हो गया ग्रीन कलर, वो उसकी वजह से ये वाटर क्या है हमारे पास कलरलेस दिखता है हमारे पास, कि सेंसर तक नहीं पहुंचता है। तो हम क्या इंफ्रारेड बैंड को जनरली ज़्यादा यूज करते हैं जब हम वाटर सरफेस को स्टडी करते हैं। तो ये सब अभी स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो इसलिए दे रहा था कि हम मल्टी स्पेक्ट्रल डिफरेंट बैंड्स, वेवलेंथ बैंड्स में हम एनालिसिस करके फिर उसके बाद हमने ये पता किया है कि कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ को किस पर्टिकुलर इमेज के लिए हमें यूज करना चाहिए। तो उससे हमें फ़ायदा हुआ है कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व मिला, और हम उस रेंज ऑफ जिसमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिल रहा है, जिस रेंज ऑफ वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिल रहा है, उससे हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा दिखेंगी। तो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी हम लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि ये ऑब्जेक्ट है कौन सा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिफरेंट वेवलेंथ बैंड में डिफरेंट बिहेवियर उसका जो अलग अलग होता है हमारे पास। द स्पेक्ट्रल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैज़ बीन extensively measured and recorded. The spectral reflectance is dependent on the wavelength. स्पेक्ट्रल है तो वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। It has different values at different wavelength for a given terrain feature. The reflectance characteristics of the earth surface features are expressed by the reflectance spectral reflectance। तो मैं आपको जो एग्जांपल दूँ उससे आपको ये सारी लाइंस क्लियर हो रही होंगी। Which is given by the spectral reflectance is dependent on the wavelength. It has different values at different wavelengths for a given terrain feature. The reflectance characteristics of the earth surface features are expressed by the spectral reflectance which is given by। तो spectral reflectance सेम है reflectance का, कि जो उस particular range of wavelength में कितनी reflected spectral reflectance है या reflectivity है at a particular wavelength divided by the energy of wavelength reflected from the object। ये जो ER है वो हमारे पास है एनर्जी ऑफ वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ में, इज डिवाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट अपॉन द ऑब्जेक्ट। तो सेम ही चीज़ है, जो रिफ्लेक्टेंस है वही स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है, बस हम किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे स्टडी करते हैं। तो अब जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व आएगा आपके ऊपर, अभी ये देखिए जैसे ये स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये आपको समझ आ गया तो आगे का जो एक यूनिट है, यूनिट के अंदर एक चैप्टर है हमारे पास, और वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी हमने इसको समझ लिया है। बस ये देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या होती है इसकी। द प्लॉट बिटवीन स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस और इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। तो दो जो है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे हमने लिया वेवलेंथ, और ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस। तो ये हमारे पास वेवलेंथ है,
तो हम अभी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पढ़ रहे थे, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर पढ़ रहे थे। इसमें जो ये है हमारे पास वो है वेवलेंथ, और ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है। और जनरली हमारे पास ये परसेंटेज में लिया जाता है, क्योंकि हमने रिफ्लेक्टेंस देखा है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो रिफ्लेक्टेंस एनर्जी होती है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी। तो हम रिफ्लेक्टेंस देख रहे थे। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि दिस वेरीज विद द वेरिएशन इन द केमिकल कंपोजिशन। अब ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो वो उसको हम रिफ्लेक्टेंस कर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस वो देख लिया, पर ये वेरी क्यों करता है, मीन्स डिफरेंट वेवलेंथ बैंड में सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट जो उसकी रिफ्लेक्शन होती है, एमिशन होती है, वो वेरी क्यों करती है, क्योंकि उसके केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंडीशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के जो होता है ऑब्जेक्ट, वो सब के अलग अलग होता है हमारे पास, विच रिजल्ट्स इन ए रेंज ऑफ वैल्यूज। द स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न्स आर एवरेज टू गेट ए जनरलाइज्ड फॉर्म विच इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न फॉर द ऑब्जेक्ट कंसर्न। इतना ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो पढ़ना है, क्योंकि अगर हमें ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो होता है, जिसको हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व भी कहते हैं, या फिर स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न, मीन्स किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ में कोई ऑब्जेक्ट क्या रेस्पॉन्स दे रहा है, उसके पैटर्न को अगर हम स्टडी कर लेते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या है हमारे पास, विच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेरेन फीचर, क्योंकि डिफरेंट करेक्टरिस्टिक शो करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो वो एक करेक्टरिस्टिक जो है उसी को हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं हमारे पास। अब जैसे ये डायग्राम है कि फिगर शोज ए सेट ऑफ टिपिकल रिफ्लेक्टेंस कर्व फॉर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ के ऊपर जनरली 3 ही जो सरफेस फीचर्स मिलते हैं, वो एक तो हमारे पास हेल्दी वेजिटेशन, दूसरा हमारे पास ड्राई बेयर सॉइल, मीन्स जो भी सॉइल है, और तीसरा हमारे पास क्लियर लेक वाटर हो गया, वेजिटेशन हो गई, और हमारे पास सॉइल हो गई। इन तीनों का जो रिफ्लेक्टेंस कर्व देखेंगे हमारे पास, उससे पूरे जो भी हमने रिमोट सेंसिंग पढ़ा है वो सारा क्लियर हो जाएगा हमारे पास। अब ये बनता किसमें, एक तो वेवलेंथ है हमारे पास एक्स हमारे पास डायरेक्शन में वेवलेंथ है, और ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेंस क्या हमारे पास परसेंटेज में हमारे पास। वेवलेंथ जो है माइक्रोमीटर में, तो हमारे पास जो विजुअल स्पेक्ट्रम से चालू किया है 0.4 से लेके 0.7 तक हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम होता है। अब इसके अंदर रिफ्लेक्टेंस कौन सा ऑब्जेक्ट जो है कितना रिफ्लेक्टेंस देख रहा है वो देखना है हमारे पास। तो विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर देखिए, जैसे ब्लू ग्रीन बैंड ले रखा है, ब्लू ले रखा है, ग्रीन ले रखा है, रेड बैंड ले रखा है। उसके बाद के आगे के क्या है हमारे पास, नियर इंफ्रारेड है, और ये हमारे पास आगे की जो रेंज है वो हमारे पास मिडल इंफ्रारेड है। तो ये रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड आता है, और इसके अंदर क्या है, एक तो ये हमारे पास वेवलेंथ समझ लिया कि कौन कौन से रेंज में है। उसके बाद ये परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस, इसका मतलब क्या है कि 0.6 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस कर रहा है, वो चीज़ हमारे पास शो करता है वाई एक्सिस में। तो हम 3 चीज़ें मेनली इसमें पढ़ रहे हैं, एक हमारे पास सॉइल पढ़ रहे हैं, वेजिटेशन पढ़ रहे हैं, और वाटर पढ़ रहे हैं। और वाटर के अंदर भी एक क्लियर लेक वाटर है और एक टर्बिड वाटर है, और ये हमारे पास वेट सॉइल भी है और ड्राई सॉइल भी है, जिसके अंदर मॉइस्चर या वाटर कंटेंट अवेलेबल है, वो उसका हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर दे रखा है। तो हर एक जो ऑब्जेक्ट का जो फिजिकल केमिकल जो भी हमने करेक्टरिस्टिक देखा, उस पर डिपेंड करता है कि कितना रिफ्लेक्टेंस होगा किसी भी स्पेक्ट्रल वेवलेंथ या फिर रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास। सबसे पहले हम छोटा सा पढ़ लेते हैं जो है वाटर का। वाटर में देखने के लिए मिलेगा आपको कि जो भी ये विजुअल स्पेक्ट्रम है, बस उसी रेंज ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रल रेंज में ही हमारे पास थोड़ा बहुत रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हमारे पास कुछ बिल्कुल रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए नहीं मिलता है वाटर के केस में। तो देखोगे इसके आगे कोई लाइन ही नहीं है। लेकिन अगर हम यही चीज़ ग्रीन के अंदर देखते हैं, तो ग्रीन में देखिए आप, ये जो ग्रीन लाइट है वो हमारे पास ग्रीन वेवलेंथ बैंड पे हमारे पास ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द ब्लू एंड रेड कलर में। तो ये आपका कर्व है, ये जो जा रहा है ये हमारे पास वेजिटेशन का है। तो आप देखोगे कि ग्रीन वेवलेंथ बैंड में ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस है एज़ कम्पेयर टू द ब्लू एंड रेड। तो इसलिए जो वेजिटेशन होती है वो हमारे पास ग्रीन कलर की दिखती है, क्योंकि इसमें ग्रीन बैंड में रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये, और देखा जाए तो इंफ्रारेड रीजन जो है हमारे पास, नियर इंफ्रारेड रीजन जो है, उसमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है हमारे पास। तो जब भी हम स्टडी करते हैं
अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में करते हैं तो ग्रीन बैंड में करेंगे, और अगर नॉर्मली किसी भी स्पेक्ट्रम बैंड को चूज करेंगे वेजिटेशन की स्टडी के लिए तो वो हम नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ बैंड के सेंसर्स को यूज करेंगे वेजिटेशन की स्टडी के लिए। ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व का सिग्निफिकेंस है हमारे पास। तो फिर उसके आगे जैसे यहाँ पे हमारे पास कम रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ ज़्यादा, तो उससे रेंज ऑफ कौन सी वेवलेंथ पे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस है वही सेम चीज़ है हमारे पास, उसी को डायग्राम में शो कर रखा है। तो हमें एक तो ये वेजिटेशन वाला इम्पोर्टेंट है जो हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्लियर लेक वाटर वाला है। अब जैसे टर्बिड वाला है, इसमें टर्बिड वाला देखेंगे तो हमारे पास रेड कलर का ज़्यादा दिखता है और ग्रीन का थोड़ा कम होता है हमारे पास रिफ्लेक्टेंस। तो टर्बिड वाटर का अलग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बनता है, क्लियर लेक वाटर का अलग बनता है हमारे पास। अब इस रीजन में देखोगे आप वाटर के में तो कोई भी रिफ्लेक्टेंस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो इंफ्रारेड रीजन में क्या होता है, सारा का सारा मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। तो जब इंफ्रारेड रीजन में सेंस करेगा सेंसर वाटर या किसी पॉन्ड को तो वो ब्लैक कलर का दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या है, सारा का सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो वाटर की जो बॉडी होती है वो ब्लैक कलर की दिखती है इंफ्रारेड रीजन में। और उसके बाद हमारे पास जैसे ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल में देखेंगे कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है रिफ्लेक्टेंस कर्व ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे पास बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये ग्रीन में कम है और रेड में ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस है। तो हमारे पास जो सॉइल होती है ड्राई सॉइल वो जनरली ब्राउन कलर या रेड कलर की दिखती है, क्योंकि ग्रीन से ज़्यादा हमारे पास रेड वेवलेंथ की रिफ्लेक्टेंस कर्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इससे हमारे पास कलर और टोन पता चल जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और किसी की भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे पास ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास सेंसर में कौन से स्पेक्ट्रल बैंड्स लगाने चाहिए। मान लीजिए वेजिटेशन की स्टडी कर रहे हैं तो कौन से बैंड्स, नियर इंफ्रारेड के बैंड्स करेंगे तो अच्छे से हम स्टडी कर पाएंगे। और डिफरेंट ये जैसे एटमॉस्फेरिक विंडो का मैंने बताया था वैसे सेम है कि हमें कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ में स्पेक्ट्रल बैंड्स यूज करने चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी या फिर किसी भी फीचर की स्टडी करने के लिए। द स्पेक्ट्रल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज थ्री मेन अर्थ सरफेस फीचर्स आर डिस्कस्ड बिलो। जैसे हमारे पास नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन साइजेज ऑफ सरफेस रेगुलरिटीज, डेट इज रफनेस और स्मूथनेस विद रेस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन कंसिडर्ड। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो जनरली साइज पे भी डिपेंड करता है और साथ के साथ उसकी स्मूथनेस पे भी डिपेंड करता है, रेगुलरिटीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर कोई भी सरफेस रफनेस है या स्मूथ है, कितना स्मूथ है, तो उसकी जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये सब स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, साथ के साथ उसके साइज पे भी डिपेंड करता है। इफ़ द सरफेस इज स्मूथ इन कंपेरिजन टू वेवलेंथ द स्पेकुलर रिफ्लेक्शन अकर। स्पेकुलर का मतलब है कि ज़्यादा उसका मीन्स वो ज़्यादा फैलता नहीं है, जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में वो चला जाता है स्मूथ सरफेस के लिए। अगर ये इरेगुलर होगा तो ये सब अभी देखेंगे, अगर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में देखेंगे जैसे हमने उसमें देखा था स्कैटरिंग में देखा था, वैसे रिफ्लेक्शन का भी सेम चीज़ है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है और हमारे पास स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो किस डायरेक्शन में कितना होगा वो सब अभी हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में देख लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम में देखिए जैसे ये हमारे पास डायग्राम से समझते हैं कि टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग सरफेसेज है। स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में मैंने आपको अंतर पहले ही बताया कि स्कैटरिंग में हमें डायरेक्शन नहीं पता रहती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में हमें पता है कि इस डायरेक्शन से आ रहा है। तो इसमें क्योंकि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, तो डायरेक्शन पता रहती है। स्कैटरिंग में हमें ये चीज़ नहीं पता रहती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग सरफेसेज हैं। कुछ प्लेन है, जैसे परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर हो गया, ये हमारे पास स्मूथ होगा एकदम, तो जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी में सेम एक ही रे हमारे पास बनेगी। लेकिन जब हमारे पास दूसरा जो एग्जांपल है वो है हमारे पास नियर परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर, मीन्स पूरा परफेक्ट स्पेकुलर नहीं है, नियर परफेक्ट स्पेकुलर है। तो इसमें देखोगे कि जितनी इंसिडेंट रे या फिर इंसिडेंट एनर्जी जो सरफेस पे फॉल हो रही है उसके बाद कुछ अमाउंट इधर जा रहा है और बाकी का कुछ अमाउंट नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन जितना अमाउंट ये होगा उतना ही अमाउंट ये होगा, उतना अमाउंट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स होंगे कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगे, कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन हमारे पास मोस्टली इधर रह रहा है रिफ्लेक्शन की रेंज और कुछ उसके डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही है। ये कहने का मतलब है हमारे पास अगर वो नियर परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर है तो। और अगर हमारे पास नियर परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर है,
स्पेकुलर रिफ्लेक्टर ना होकर डिफ्यूज रिफ्लेक्टर है, तो डिफ्यूज होगा तो जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रही है उसी डायरेक्शन में भी हमें कुछ रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, और जो हमारे पास जो नॉर्मली रिफ्लेक्शन होता है उस डायरेक्शन में भी देखने के लिए मिलेगा। ये हमारे पास किस पे डिपेंड करता है कि ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे होगा, वो हमारे पास सरफेस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सरफेस या इरेगुलरिटी सरफेस है या स्मूथ सरफेस है या कौन सा सरफेस है, स्पेकुलर है या डिफ्यूज रिफ्लेक्टर है, वो उस पर डिपेंड करता है। हमारे पास सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन कौन सा होगा। अभी हमारे पास परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर है जिसको हम लंबर्शियन सरफेस कहते हैं। इसमें क्या हमारे पास इंसिडेंट रे आई और हमारे पास हर डायरेक्शन में इक्वली अमाउंट में रिफ्लेक्ट बैक हो गई हमारे पास, जिस डायरेक्शन में आई उस डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन में। आप देख सकते हो डायग्राम में, जैसे सिंपल है, आप डायग्राम देखोगे तो इतना दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ आ जाएगा। तो अभी डायग्राम समझ आ गया तो हम उसके बारे में थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। जैसे हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि अब आपको समझ आ जाएगा ना, क्योंकि नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द साइजेस ऑफ surface irregularities, that is roughness or smoothness with respect to the wavelength of the radiation considered. If the surface is smooth, अगर surface smooth है in comparison to the wavelength, then specular reflection occurs. तो जो स्टार्टिंग का था specular reflection, परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, तो वो हमारे पास अगर सरफेस जो है बहुत स्मूथ है तो हमारे पास स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। इन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन जो सिंगल थी वो रीडायरेक्टेड इन सिंगल डायरेक्शन। तो डायग्राम से अब आपको जो मैंने पहले डायग्राम दिखाया उससे क्लियर हो गया होगा आपको। फॉर सच रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो उसका फंडामेंटल लॉ है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कैन अकर विद सर्फेसेस सच एज स्मूथ मेटल एंड काम वाटर बॉडीज। तो कोई लेक हो गई जिसमें हमारे पास ज़्यादा हलचल नहीं है, या फिर कोई स्मूथ मेटल हो गया, तो उस वो क्या हमारे पास एक स्पेकुलर रिफ्लेक्शन शो करता है हमारे पास। इफ़ द सरफेस इज़ रफ रिलेटिव टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ से हम कंपेयर कर रहे हैं कि सरफेस रफ है या स्मूथ है, वेवलेंथ कितनी है और सरफेस की इरेगुलरिटी या रफनेस कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा नहीं है तो स्मूथ माना जाता है, अगर बहुत ज़्यादा है तो वो सरफेस रफ माना जाता है हमारे पास। देन द एनर्जी इज स्कैटर्ड, मीन्स अगर रफ सरफेस होता है तो एनर्जी क्या स्कैटर्ड हो जाती है, मोर और लेस इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास सबसे पहले स्पेकुलर रिफ्लेक्शन था, अब हमारे पास क्या है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। मीन्स एक डायरेक्शन में होता है तो स्पेकुलर हो गया, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होता है तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया। सो विच एवर एंगल वी ऑब्जर्व फ्रॉम द परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर वुड हैव इक्वल ब्राइटनेस इन ऑल द डायरेक्शन। इट इज़ लार्जली बाई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दैट वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि मान लीजिए अगर हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होता, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमारे पास जो चमकते नहीं हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर लाइट्स नहीं होती है, जो हमें नहीं देख सकते, वो किसकी वजह, अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का तो उससे हम नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट चमकते नहीं है हमारे आसपास रहते हैं उनको भी हम देख सकते हैं। ये एक एग्जांपल अगर आप घर पे ही ले लो, जो हमारे पास तो जो नॉन ल्यूमिनस एग्जांपल है, जैसे हम यूनिफॉर्म ग्रास सरफेस है वो हमारे पास चमकता नहीं है, लेकिन आसपास का जितना भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से हमारे पास जो ग्रास है वो एक एग्जांपल है डिफ्यूज रिफ्लेक्टर का। परफेक्टली डिफ्यूज रिफ्लेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड लंबर्शियन सरफेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि ये इंसिडेंट रेडिएशन है और हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में जो हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे पास, तो इसकी वजह से ग्रासेस भी हमारे पास ग्रीन कलर की दिखती हैं। तो ये लंबर्शियन सरफेस या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्टर का एग्जाम्पल है। अब ये किसने दिया, वो ये कि J.H. लैम्बर्ट था, उसने हमारे पास परफेक्टली डिफ्यूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कॉन्सेप्ट दिया था। ही ऑब्जर्व दैट द परसीव्ड ब्राइटनेस ऑफ ए परफेक्टली डिफ्यूज सरफेस डज नॉट चेंज विद द एंगल ऑफ व्यू। दिस बिहेवियर ऑफ लाइट इज नोन एज लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो जैसे हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो है हमारे पास स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर, लेकिन इसमें देखा गया कि किसी भी एंगल से हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो या किसी भी सरफेस जो डिफ्यूज रिफ्लेक्टर है उस पर सरफेस पे अगर हमारे पास फॉल होता है तो डिपेंड नहीं करता है कि किसी भी इंसिडेंट एंगल से पड़ जाए, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होगा डिफ्यूजन होगा उसका लाइट का वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में होगा। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास जिसको हम लैम्बर्ट्स कोसाइन एंगल कहते हैं। दिस बिहेवियर ऑफ लाइट इज नोन एज लैम्बर्ट्स कोसाइन एंगल कि डज नॉट चेंज विद द एंगल ऑफ व्यू। It is important to note here that the two laws of reflection are obeyed in specular reflection। जो हमारे पास दो हमारे पास लॉज थे जो हमने पहले पढ़े थे
वो दोनों के दोनों ओबे होते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में। एक तो यही था कि इंसिडेंट एंगल जो है हमारे पास वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर है हमारे पास, और दूसरा लो जो हमारे पास था कि नॉर्मल प्लेन इंसिडेंट रे और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे वो सेम प्लेन में होते हैं। तो दोनों के दोनों जो हमारे पास ओबे होते हैं वो हमारे पास ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में ओबे होते हैं। दे डू नॉट होल्ड इन केस ऑफ रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ये लॉ फुलफिल नहीं होते हैं। मच ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लाउड्स एंड अदर मटेरियल्स in the atmosphere and hence a significant amount of this energy re-radiated back to the space। तो क्योंकि जो सोलर रेडिएशंस फॉल होती हैं उनका इंटरेक्शन जो है बहुत जगह से होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्लाउड्स हैं टॉप के ऊपर या एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उनसे भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है और फिर जो इनसे ट्रांसमिट होकर पावर पहुंचती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास पहुंचता है। फिर उसके बाद हमारे पास वापस सेंसर के लिए निकलता है रिफ्लेक्ट बैक होके। तो जो रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस है वही चीज़ हमारे पास बता रखा है। अब टू हैव ट्रू रिफ्लेक्शन ए रियल डिसकंटिन्यूटी इन द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड द स्पेशल स्केल ऑफ डिसकंटिन्यूटी कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। जैसे मैं बता रहा था कि कौन से सरफेस को हम स्मूथ मानेंगे, कौन से को रफ मानेंगे, वो वेवलेंथ और हमारे पास उसकी रफनेस जो सरफेस है उसके ऊपर जो स्पेशल स्केल ऑफ डिसकंटिन्यूटी है सरफेस की उसके ऊपर डिपेंड करता है। मस्ट ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट फॉर ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। द एनर्जी रिफ्लेक्ट्स ऑफ एट एन इंटरफेस एट द सेम एंगल एट विच इट इनिशियली स्ट्राइक्स द सरफेस। जो हमारे पास लॉ है इंसिडेंट एंगल जो है हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ऑफ ऑल द इंटरेक्शंस इन द रिफ्लेक्टिव रीजन सरफेस रिफ्लेक्शंस आर द मोस्ट यूजफुल एंड रिवीलिंग इन द रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस। द रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देख लीजिए, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी है, क्योंकि एक तो एटमॉस्फेयर से फिर क्लाउड से पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है, उसके बाद फिर वापस से एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करती है और तब जो बची कुची एनर्जी है वो सेंसर तक पहुंचती है। तो ये रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी है कि एटमॉस्फेयर से आने के बाद सरफेस से टकराने के बाद कितनी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट बैक होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। एक तो सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के कोई ऑब्जेक्ट कितना एब्जॉर्ब करेगा वो किसी भी पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ में, और फिर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करती है। तो इन तीन चीज़ के ऊपर हमारे पास रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था। उसके आगे जो है हमारे पास सेकंड पॉइंट है EMR का इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट या अर्थ, वो ट्रांसमिशन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।